नमस्कार विद्यार्थियों बच्चों, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे मार्च 2022 का एग्रीकल्चर का संपूर्ण करंट अफेयर। पूरा करंट अफेयर देखने वाले हैं एग्रीकल्चर का हम मार्च महीने का 2022 का। यहाँ पे जैसा मैंने जनवरी पढ़ाया, फरवरी पढ़ाया, वैसे ही मार्च एमसीक्यू के साथ हम थ्योरी भी डिस्कस करेंगे ताकि कोई क्वेश्चन यहाँ पर आपका छूटे ना। किसी भी प्रकार से क्वेश्चन पूछ ले, कहीं से भी निकाल के पूछ ले, सारा आपसे बने। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम मार्च मंथ का करंट अफेयर। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे इंफॉर्मेशन आप देख सकते हो कि हमारा जो है IBPS AFO मैराथन कोर्स 2023 का लॉन्च होने वाला है या लॉन्च हो चुका है। आप जाके ऐप पर जाके देख सकते हो, है ना। तो उसमें ये सारे कोर्सेज जो आपको दिख रहे हैं, सारे टोटल जो है लगभग टोटल 25 होगी, क्योंकि हॉर्टिकल्चर की 3, एंटोमोलॉजी की 2 क्लास होगी। तो टोटल 25 आपको मैराथन लेक्चर्स मिलेंगे, उसके नोट्स मिलेंगे, प्लस आपको यहाँ पर मैराथन टेस्ट मिलेंगे। 25 तो आपको ये मिलेंगे सब्जेक्ट वाइज और 15 मिलेंगे ओवरऑल, और मात्र 299 रुपये में आपको ये पूरा मिल जाएगा कोर्स। और ये बेहतरीन है, पूरी बेहतरीन तरीके से आप पूरा AFO का रिवीजन कर सकते हैं बेस्ट तरीके से। आपको प्री की एग्जाम के बाद कितने दिन मिलते हैं? 25 दिन लगभग मिलते हैं। 25 दिन में आपको पूरा कोर्स यहाँ पे आप कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आप देख लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है ऐप की, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। बात करते हैं सबसे पहले पहला क्वेश्चन से, द MSP ऑफ रॉ जूट हैज बीन फिक्स्ड एट डॉट पर क्विंटल ऑफ 2022-23 सेशन। 2022-23 का जो सीजन है उसमें जो रॉ जूट है, रॉ जूट का जो रॉ जूट आप देख सकते हो डायग्राम में, इसको बोलते हैं रॉ जूट। मतलब कि इससे अभी कुछ बना नहीं है, फाइनल प्रोडक्ट नहीं बना, मैन्युफैक्चर नहीं बना, ये रॉ जूट है। ठीक है, तो रॉ जूट के लिए कितना MSP जो है 22-23 सेशन के लिए डिसाइड किया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। सबसे पहले बात करते हैं कि जो MSP है ना, जो MSP है वो MSP डिसाइड कौन करता है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो MSP होता है, MSP मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ये डिसाइड करता है, मतलब रिकमेंड करता है CACP। याद रखना, क्या करता है? रिकमेंडेशन। रिकमेंडेशन कौन करता है? CACP। क्या होता है? कमीशन ऑन एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस। ठीक है, कमीशन ऑन एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस। इसका पहले नाम क्या था? एग्रीकल्चर कमीशन ऑन प्राइस, एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन, APC, एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन नाम था इसका। 1965 में ये बना था। फिर 1985 में इसका नाम CACP कर दिया, CACP कर दिया, कमीशन ऑन कॉस्ट एंड एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस कर दिया। ठीक है, ये इसकी कहानी है। ये तो रिकमेंड। अप्रूव कौन करता है? अप्रूव्ड की बात करते हैं, अप्रूव कौन करता है? ये जो MSP है इसको अप्रूव कौन करता है? तो याद रखना, अप्रूव करता है CCEA, कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। इकोनॉमिक अफेयर्स की जो कैबिनेट कमेटी है वो अप्रूव करती है इस MSP को। रिकमेंड कौन करता है? CACP। रिकमेंड करने के बाद यहाँ आ जाता है, ये इसको अप्रूव कर देता है, और इसके चेयरपर्सन होते हैं अपने प्रधानमंत्री साहब। तो यहाँ पे ये पूछा गया क्वेश्चन के अंदर कि जो रॉ जूट है उसके लिए 2022 सेशन के लिए कितना MSP रखा गया है। तो यहाँ पर पिछले साल से कितना बढ़ाकर रखा गया है? पिछले साल से करीबन 250 रुपीज़ पर क्विंटल जो है बढ़ाया गया है। मतलब पहले कितना था? 4500 रुपये के समथिंग था, वो बढ़कर 250 रुपये बढ़कर कितना हो गया? 4750 रुपये। याद रखना, रॉ जूट का 22-23 के सेशन के लिए कितना रखा गया है? 4750 रुपये। कितना बढ़ाया गया है? 250 रुपये बढ़ाया गया है। देख लीजिए इसकी थोड़ी सी इंफॉर्मेशन यहाँ पर कितना बढ़ाया गया। तो कैबिनेट अप्रूव मिनिमम सपोर्ट प्राइस फॉर रॉ जूट 2022-23 सेशन के लिए पूछा है। तो रॉ जूट जो है MSP, अब यहाँ पे ये TDN3 इक्विवेलेंट टू TDN5, ये क्या होता है? ये ग्रेड होते हैं, ग्रेडेशन होते हैं। किसके? जूट के, जूट के ग्रेड। आप यहाँ पे TD5 का क्या मतलब है? ये TD5 जो है ये ग्रेड है। 50 टोटल 8 ग्रेड होते हैं इसके अंदर। कितने? रॉ जूट के 8 ग्रेड होते हैं। और ये TD5 ये जो है टोसा का है। जूट की अलग अलग वेराइटीज़ होती है, स्पीसीज होती है। टोसा होता है अपना, जो है अपना क्या होता है, वाइट जूट होता है, और मेस्टा भी जिसको बोलते हैं, मेस्टा के लिए M1 बोला जाता है। तो ये इनकी ग्रेडिंग है। ठीक है, हैज़ बीन फिक्स किया गया कितना? 4750 रुपये पर कुंटल 2022-23 सेशन, विद द इंक्रीजिंग कितना? 250 रुपये इंक्रीज किया गया है प्रीवियस ईयर से। ठीक है, क्या इंश्योर इसके अंदर किया गया? इट वुड बी इंश्योर एट रिटर्न ऑफ 60.53% ओवरऑल इंडिया वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो जितनी भी एवरेज उसकी औसत लागत जो है, औसत लागत का कितना सुनिश्चित किया इन्होंने? वापसी मतलब रिटर्न कितना सुनिश्चित होगा? लगभग 60.50% के आसपास जो है, जो औसत लागत है उससे भी रिटर्न मिल जाएगा। यहाँ पे ये बोला गया है
कि जो एमएसपी अनाउंस किया गया है 2022 सेशन के लिए, वो जो एमएसपी है वो फिक्स किया गया है किस पे, 1.5 गुना, कॉस्ट के 1.5 गुना। मतलब जो स्वामीनाथन की रिपोर्ट है ना कि जितनी लागत होती है उससे 1.5 गुना ज़्यादा किसान को देना चाहिए एमएसपी। तो यहाँ पे यही बोला गया है कि जो फिक्स किया गया है एमएसपी वो 1.5 गुना एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से, जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, उससे 1.5 गुना ज़्यादा रखा गया है। किस बजट के बाद, 2018-19 के बजट के बाद। ठीक है, ये यहाँ पर बोला गया है। तो ये रो जूट के बारे में हो गया। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो बोल रहा है हाउ मच फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड फॉर इंक्यूबेशन अंडर द एमएसएमई इनोवेटिव स्कीम एंड एमएसएमई आइडिया हैकाथॉन 2022 अंडर द एमएसएमई चैंपियन स्कीम। तो एमएसएमई जो चैंपियन स्कीम है उसके अंदर एमएसएमई इनोवेटिव स्कीम भी है और एमएसएमई आइडिया हैकाथॉन 2022 भी है। तो इसके अंदर जो है 3 चीज़ें बोली गई है। एक तो इंक्यूबेशन के लिए कितना फंड दिया गया है, एक होता है डिज़ाइन के लिए कितना फंड दिया गया है, और एक आईपीआर मतलब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के लिए कितना फंड दिया गया है। तो इंक्यूबेशन, डिज़ाइन और आईपीआर 3 चीज़ें। तो यहाँ पे इंक्यूबेशन को पूछा गया है, इंक्यूबेशन के लिए कितना फंड दिया गया है। तो याद रखना इंक्यूबेशन के लिए अगर पर आइडिया, एक विचार, एक अगर आइडिया है, कोई विचार, इसके बारे में भी बताऊंगा आइडिया और विचार के बारे में। तो आइडिया और विचार, एक आइडिया और एक विचार के लिए लगभग 15 लाख रुपए तक, और मशीन और प्लांट, रिवलेंट कोई प्लांट है या मशीन है, कोई संयंत्र है, तो उसके लगभग 1 करोड़ रुपए तक। मतलब यहाँ पे ऑप्शन आएगा बोथ ए एंड बी दोनों सही है। तो किसी एक विचार है, कोई आइडियाज है, तो उसके लिए लगभग 15 लाख तक मिल जाएंगे, और यहाँ पर कोई मशीन या कोई प्लांट अगर आप देख रहे हो तो उसके लिए लगभग 1 करोड़ तक मिल जाएंगे। अब इसको समझ लेते हैं होता क्या है ये, है ना। एमएसएमई के अंडर में इनोवेटिव स्कीम है, उसके अंदर इंक्यूबेशन, डिज़ाइन और आईपीआर हैकाथॉन 2022 अंडर द एमएसएमई चैंपियन स्कीम। तो एमएसएमई चैंपियन स्कीम के अंदर इंक्यूबेशन का क्या मतलब है, डिज़ाइन का क्या मतलब है और आईपीआर का क्या मतलब है। अब यहाँ पे हो रहा है कि जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है एमएसएमई के लिए, ये जो लिखा हुआ है उसके बारे में बता रहा हूँ। जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है एमएसएमई के अंदर, उनके एडोप्टेशन की बात बोली गई है कि ये जो क्या है, इंक्यूबेशन का मतलब है कि एमएसएमई के अंदर जो नई टेक्नोलॉजी है, नई तकनीक है, उसको एडोप्ट करने के लिए, उसको क्या करना, अपनाने के लिए बढ़ावा देना। ठीक है, कि एमएसएमई के अंदर जो एमएसएमई मतलब क्या हो गया, वही लघु एवं मध्यम जो है इंटरप्राइजेस की बात हो रही है ना, मीडियम और स्मॉल इंटरप्राइजेस की बात हो रही है, मार्जिनल स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस की बात हो रही है। तो उसमें जो नई टेक्नोलॉजी है उसको अपनाने के लिए बढ़ावा देना, वही इंक्यूबेशन की बात हो रही है। और इसके लिए असिस्टेंस कितना दिया गया है, 15 लाख रुपए एक आइडियाज़ के लिए और 1 करोड़ रुपए मशीन और प्लांट के लिए। डिज़ाइन मतलब यहाँ पे डिज़ाइन क्या बोला गया है, इट इज़ ऑब्जेक्टिव टू ब्रिंग इंडियन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर एंड डिज़ाइन फैटर्निटी। अब जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है और डिज़ाइन फैटर्निटी जो है, उन दोनों को एक कॉमन प्लेटफॉर्म पर लेके आना। याद रखना, जो इंडियन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है और जो डिज़ाइन फैटर्निटी है, मतलब जो बिरादरी है डिज़ाइन की, उनको एक कॉमन प्लेटफॉर्म पर लेके आना, ये डिज़ाइन का, इसको डिज़ाइन के अंदर रखा गया है। ठीक है, यहाँ पर जो है कुछ बोला गया है कि ये क्या करता है, एक्सपर्ट एडवाइस प्रोवाइड करते हैं और कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन देते हैं रियल टाइम डिज़ाइन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। इसके लिए फाइनेंशियल असिस्टेंट देखो 40 लाख तक डिज़ाइन प्रोजेक्ट के लिए दिया जाएगा, 40 लाख रुपए तक, और अगर स्टूडेंट प्रोजेक्ट है तो उसके लिए 2.5 लाख रुपए तक दिया जाएगा। याद रखना, डिज़ाइन प्रोजेक्ट के लिए 40 लाख, और अगर स्टूडेंट का प्रोजेक्ट है तो उसके लिए 2.5 लाख रुपए तक फाइनेंशियल असिस्टेंट यहाँ पर दिया जाएगा एमएसएमई के स्कीम के थ्रू। यहाँ पे आईपीआर की भी बात की गई, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। अब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट एमएसएमई के अंदर, इसका उद्देश्य क्या है, एमएसएमई के अंदर जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज हैं उसको इम्प्रूव करना, उसको सुधार करने के लिए जो यहाँ पर फाइनेंशियल असिस्टेंट दिया गया है, ये चीज़ यहाँ पे बोली गई है। टू इम्प्रूव द आईपी कल्चर, मतलब वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट कल्चर इंडिया के अंदर बढ़ाने के लिए, उसके अंदर अवेयरनेस लाने के लिए, ठीक है, उसका इफेक्टिव यूटिलाइजेशन करने के लिए ये यहाँ पर दिया गया है। उसके लिए फाइनेंशियल असिस्टेंट कितना, 5 लाख रुपए फॉरेन पेटेंट के लिए। देखो, जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज होती है, बौद्धिक संपदा होती है, जैसे पेटेंट हो गया, ट्रेडमार्क हो गया, कॉपीराइट हो गया, ये सारी चीज़ें अलग अलग चीज़ के लिए अलग अलग पैसा से लगता है और टाइम ड्यूरेशन भी होता है। कोई 10 साल के लिए होता है, कोई 20 साल के लिए होता है। पेटेंट आप लोग जानते हो, कॉपीराइट हो गया, पेटेंट हो गया, ट्रेडमार्क हो गया, रजिस्टर्ड हो गया, ये सब चीज़ें हैं आईपी के लिए ही होती है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के लिए ही होती है। हमारा जो है बौद्धिक संपदा अधिकार होता है कि भाई हमारा कोई इनोवेशन है या हमारी कोई चीज़ें हैं तो उसको हम पेटेंट करवा सकते हैं, कॉपीराइट कर सकते हैं, ट्रेडमार्क करवा सकते हैं, रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। तो फॉरेन अगर पेटेंट है तो उसके लिए 5 लाख रुपए फाइनेंशियल असिस्टेंट, 1 लाख रुपए आपको देना पड़ेगा डोमेस्टिक पेटेंट के लिए,
दिया जाएगा फाइनेंशियल असिस्टेंट। 2 लाख रुपए आपका जीआई जियोग्राफिक जो इंडिकेशन है ना जीआई टैग के लिए, उसके लिए 15,000 आपको डिज़ाइन रजिस्ट्रेशन के लिए देना पड़ेंगे, 10,000 रुपये आपको ट्रेडमार्क के लिए फ्रॉम द जो है रेम्बर्समेंट। तो ये फाइनेंशियल असिस्टेंट मिलता है किसके लिए, इन सब चीज़ों के लिए। आईपी के लिए अगर आप ट्रेडमार्क करवा रहे हो या रजिस्ट्रेशन करवा रहे हो, जीआई रजिस्ट्रेशन, फॉरेन पेटेंट, डोमेस्टिक पेटेंट करवा रहे हो, तो इतना असिस्टेंस फाइनेंशियल असिस्टेंट आपको मिलेगा एमएसएमई के थ्रू। फिर बात करते हैं सागर परिक्रमा रिलेटेड टू। ये सागर परिक्रमा एक तरीके से क्या है कि स्कीम बोल सकते हो, या एक गवर्नमेंट ने किन लोगों के लिए ये जो है स्कीम लाई गई है, या ये जो सागर परिक्रमा है ये किससे संबंधित है, इसके बारे में डिटेल बताऊंगा। सागर परिक्रमा जो है फिशरीज के अंदर जो हमारे कैबिनेट मिनिस्टर है पुरुषोत्तम रूपाला जी, उन्होंने इनके इम्प्रूवमेंट के लिए, इनके सुधार के लिए, इनकी कुछ प्रॉब्लम्स है ना, इनके जो एक्सपीरियंस है, इनके जो आकांक्षाएं, इनके जो अनुभव हैं, उनको समझने के लिए, साथ ही इनको क्या करने के लिए, जो कोस्टल लाइन है हमारी इंडिया की, कोस्टल लाइन कितनी है 81-18 किलोमीटर जो कोस्टल लाइन है। कोस्टल लाइन का मतलब क्या होता है, जैसे ये हमारा इंडिया है तो इसमें ये वाला जो यहाँ से लेके, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक वाला पार्ट जो समुद्र से छू रहा है, ठीक है, जो समुद्र से टच हो रहा है, इसको कोस्टल लाइन बोला जाता है। लगभग 9 स्टेट जो है यहाँ पर और 4 यूनियन टेरिटरी जो है समुद्र तट से जुड़ी हुई है, मतलब जहाँ पर समुद्र लगा हुआ है। तो कोस्टल लाइन लगभग 81-18 किलोमीटर है और लगभग 9 राज्य इससे जुड़े हुए हैं और लगभग 4 यूनियन टेरिटरी जो है इससे टच हो रही है, इसको बोलते हैं कोस्टल लाइन। तो कोस्टल लाइन से इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो फूड सी फूड होते हैं, अपना समुद्री जो भोजन होता है, उनके एक्सपोर्ट के बारे में, और यहाँ पर जो मछुआरे हैं उनकी जो प्रॉब्लम्स है उनको सोल्व करने के लिए सागर परिक्रमा योजना लाई गई है। तो आपको समझ में आ गया सागर परियोजना किससे रिलेटेड है, तो फिशरमैन से, मछुआरों से संबंधित है ये, ठीक है, मछुआरों से संबंधित है ये योजना। अब यहाँ पे समझ लो ये पूरा क्या है। यूनियन मिनिस्टर जो है हमारे एनिमल हस्बेंड्री, फिशरीज एंड डेयरीज के जो पुरुषोत्तम रूपाला कैबिनेट मिनिस्टर हैं, उन्होंने ये जो है जो है सागरमाला एक इनिशिएटिव यहाँ पर किया है। वो किससे संबंधित है, तो गुजरात, याद रखना किस फिशरमैन, किन मछुआरों से संबंधित है, जो गुजरात में जो मछुआरों का जो समुदाय है उनसे संबंधित है। याद रखना ये पूरे भारत की बात नहीं की गई है यहाँ पे सिर्फ गुजरात राज्य की बात की गई कि गुजरात राज्य में जो मछुआरे हैं, मछुआरों का जो समुदाय है, उनकी समस्याओं को हल करने के लिए एक इनिशिएटिव किया गया है, एक पहल की गई है जिसका नाम दिया गया है सागर परिक्रमा। ठीक है, क्या यहाँ पर है, इस परिक्रमा का मेन उद्देश्य क्या है, तो अंडरस्टैंड चैलेंजेस, एक्सपीरियंस एंड एस्पायरेशंस ऑफ द फिशरमैन कम्युनिटी एंड सॉल्व द कंसर्न ऑफ द फिशरमैन। मतलब कि इस परिक्रमा का क्या उद्देश्य, इसका उद्देश्य ये है कि जो मछुआरे हैं उनकी प्रॉब्लम्स क्या है, उनके एक्सपीरियंसेस क्या हैं, उनकी क्या आकांक्षा है, महत्वाकांक्षा है, वो क्या चाह रहे हैं, उनको सोल्व करना इसका उद्देश्य है। ये इनिशिएटिव क्या करता है, सी फूड एक्सपोर्ट एज द कंट्री हैज़ कोस्टल लाइन 81-18 किलोमीटर। तो 81-18 किलोमीटर जो पूरी कोस्टल लाइन है, ठीक है, वहाँ पर सीधी सी बात है समुद्र से क्या निकलता है, सी फूड के एक्सपोर्ट के स्कोप को देखते हुए भी यहाँ पर ये इनिशिएटिव, ये पहल की गई है। टोटल यहाँ पर 9 मैरीटाइम स्टेट और 4 यूनियन टेरिटरी की बात हो रही है, मतलब टोटल 9 राज्य आते हैं, मतलब समुद्री राज्य है, और 4 जो है केंद्र शासित प्रदेश हैं जो समुद्र की सीमा से टच हैं, जुड़े हुए हैं। ठीक है, प्रोवाइड लाइवलीहुड सपोर्ट, उनको अब क्या देना है, उनको लाइवलीहुड सपोर्ट देना है टू कोस्टल फिशर फोक एज अ पार्ट ऑफ आज़ाद का अमृत महोत्सव। आज़ादी के अमृत महोत्सव के थ्रू जो 9 राज्य और 4 यूनियन टेरिटरी है जो समुद्री रेखा से जुड़े हुए हैं, तो उनकी लाइफ को सपोर्ट करना, उनके लाइवलीहुड को सपोर्ट करने के लिए भी ये पहल शुरू की गई है, इनिशिएटिव किया गया है। क्लियर है, यहाँ तक की सारी बात आपको समझ में आ रही होगी। आगे देखते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन के फॉर्म में करवाने का मेरा पर्पस यही होता है कि पहले क्वेश्चन, ताकि आपको पैटर्न भी पता चले कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, उसके बाद पूरी डिटेल। अब इसमें से कहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, गुजरात के बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सागर परिक्रमा जो है इनिशिएटिव कहाँ, किस राज्य से संबंधित है, तो गुजरात से। कोस्टल लाइन कितनी है ये पूछा जा सकता है आपसे, कितने राज्य जो है समुद्र सीमा से टच कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें हैं पूछी जा सकती है। तो क्वेश्चन फॉर्म में करवाने का पर्पस यही होता है कि आपको दोनों तरीके का एक्सपीरियंस हो, क्वेश्चन फॉर्म में भी एक्सपीरियंस हो, थ्योरी फॉर्म में भी एक्सपीरियंस हो। ठीक है,
Which one of state become first in India to introduce carbon neutral agriculture practice in select location for better soil health? तो better soil health के लिए ऐसा कौन सा राज्य है जिसने पहली बार क्या इंट्रोड्यूस किया? कार्बन न्यूट्रल एग्रीकल्चर प्रैक्टिस शुरू की। कार्बन न्यूट्रल फार्मिंग शुरू करने का जो फैसला किया है वो सबसे पहला राज्य कौन सा है भारत के अंदर? तो वो सबसे पहला राज्य है वो है केरला। केरला जो राज्य है इन्होंने लगभग 6 करोड़ रुपए, कितने? 6 करोड़ रुपए एलोकेट किए गए इसको, किसको? कार्बन न्यूट्रल फार्मिंग को इंट्रोड्यूस करने के लिए स्टेट के अंदर, केरला राज्य के अंदर, ठीक है। और 2000 आगे इन्होंने बात कही है, देखिए यहाँ पे पूरी कहानी इसकी, ठीक है। ये इनिशिएटिव जो है कहाँ का है? केरला का है, केरला का इनिशिएटिव है ये। और गवर्नमेंट ने कितना 2022-23 का जो उनका बजट था, स्टेट गवर्नमेंट का बजट था, उसमें इन्होंने 6 करोड़ रुपए एलोकेट किए, किसके लिए? इंट्रोड्यूस करवाने के लिए कार्बन न्यूट्रल फार्मिंग मेथड इन द स्टेट। केरला राज्य के अंदर कार्बन न्यूट्रल फार्मिंग को मेथड को इंट्रोड्यूस करवाने के लिए 6 करोड़ रुपए एलोकेट किए। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पे फर्स्ट फेज, 2 फेज में इसको लागू करेंगे। ये पहले फेज में ये क्या करेंगे? पहले फेज में ये कुछ 13 फार्म को सिलेक्ट करेंगे, 13 फार्म को इंक्लूड करेंगे कार्बन न्यूट्रल फार्मिंग के लिए, 13 फार्म को सिलेक्ट करेंगे और एक सीड फार्म को भी ये यहाँ पर इंक्लूड करेंगे उसके अंदर। 13 फार्म लेंगे और स्टेट सीड फार्म अलुआ जो है उसको भी यहाँ पर इंक्लूड करेंगे पहले फेज में। सेकेंड फेज में क्या करेंगे? सेकेंड फेज में ये एक मॉडल बनाएंगे इसका फार्म का, और ये पूरे 140 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है इनकी, जितनी भी 140 जो है इनकी असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी है, सब में ये लागू कर देंगे। कौन सा? कार्बन न्यूट्रल फार्मिंग सब जगह पर। 2 फेज में होना है ये। बजट पूछा जाए तो 6 करोड़ लगाया है, किस राज्य से संबंधित है? केरला से संबंधित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, विच स्टेट लॉन्च ऑफ कैमल प्रोटेक्शन एंड डेवलपमेंट पॉलिसी इन द बजट ऑफ 2022-23? कौन सा राज्य जिसने अपने 2022-23 के बजट में कैमल प्रोटेक्शन एंड डेवलपमेंट पॉलिसी को लॉन्च किया है? अब कैमल प्रोटेक्शन, कैमल से ही आपको समझ में आ रहा है कैमल प्रोटेक्शन किस राज्य से संबंधित होगा? राजस्थान से, ठीक है, राजस्थान से। आपको पता है ये जो कैमल है ये स्टेट एनिमल है। क्या है ये? स्टेट एनिमल है, राजकीय पशु है। कहाँ का? राजस्थान का। कब डिसाइड हुआ था? 2014 में। 2014 में इसको स्टेट एनिमल घोषित किया गया था राजस्थान के अंदर, राजस्थान गवर्नमेंट ने। इसके पीछे रीज़न क्या है कि इसकी जो है पॉपुलेशन है वो काफ़ी तेज़ी से कम हो रही है। इसकी वजह से इसको स्टेट एनिमल 2014 में घोषित कर दिया गया था और अभी इसमें कैमल प्रोटेक्शन एंड डेवलपमेंट पॉलिसी लागू कर दी ताकि उसको कैसे बचाया जा सके और कैसे उनका डेवलपमेंट किया जा सके। इनकी पॉपुलेशन काफ़ी तेज़ी से डिक्रीज हो रही है। देखो यहाँ पे समझना, जो सीएम है यहाँ के अशोक गहलोत साहब, उन्होंने अनाउंस किया है कैमल प्रोटेक्शन डेवलपमेंट पॉलिसी 2022-23 के बजट में। और एवर सिंस द स्टेट गवर्नमेंट राजस्थान है डिक्लेयर द कैमल, कैमल का नाम क्या है? कैमलुस ड्रोमेडेरियस, इसका बॉटनिकल साइंटिफिक नेम है, और ये स्टेट एनिमल घोषित किया गया था 2014 में। हैड बिन स्टडी डिक्लाइन द पॉपुलेशन, क्योंकि इसकी पॉपुलेशन काफ़ी तेज़ी से जो है घट रही थी। इस इशू को एड्रेस करते हुए, इस इशू को देखते हुए नई पॉलिसी किसके लिए? रेयरिंग के लिए, प्रोटेक्शन के लिए और डेवलपमेंट के लिए बनाई गई सीएम ऑफ राजस्थान। क्या नाम था इस पॉलिसी का? एनिमल प्रोटेक्शन एंड डेवलपमेंट पॉलिसी, ठीक है, याद रखना इस चीज़ को। एनिमल हस्बेंड्री में क्वेश्चन बन सकता है ये, ठीक है। तो कैसा लग रहा है इस तरीके का फॉर्मेट? और चीज़ें आपको सही में समझ में आ रही होगी, और चीज़ें समझ में आ रही है, और अगर आपको कंटेंट अच्छा मिल रहा है, क्वालिटी कंटेंट है और चीज़ें अच्छी मिल रही हैं, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मिल रही हैं, तो आपका काम बनता है कि हमें सपोर्ट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जनरली मैं बोलता नहीं हूँ किसी लेक्चर में, वीडियो में, मेरा काम रहता है शुरू से लास्ट तक पढ़ाना। बट अगर आपको लग रहा है कि चीज़ें अच्छी हैं, कंटेंट अच्छा है, ये PDF भी आपको मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल की, वहाँ पर ये PDF आपको मैं दे दूँगा। तो सब चीज़ अगर आपको लग रहा है कि हाँ बेस्ट कंटेंट है, अच्छा कंटेंट मिल रहा है, क्वालिटी कंटेंट मिल रहा है, ऐसी चीज़ें हमें और कहीं नहीं मिलती, एग्रीकल्चर करंट अफेयर के नाम पर हमें या तो क्वेश्चंस पढ़ा देते हैं या कुछ और पढ़ा देते हैं, तो प्लीज़ थोड़ा सा सपोर्ट करें हमें भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नाबार्ड हैज सैंक्शन ए फाइनेंशियल असिस्टेंट ऑफ RS 4013 करोड़ रुपए, ये हाईएस्ट है, ठीक है, ये हाईएस्ट जो है दिया गया है। क्या पूछा?
टू विच स्टेट, किस स्टेट को ये दिया गया है फाइनेंशियल सेक्शन, कितना 4013 करोड़ रुपए दिया गया है, किसके द्वारा, अंडर इन रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड इन द फाइनेंशियल ईयर 2021-22। जो फाइनेंशियल ईयर है 2021-22, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड के थ्रू उसके अंडर किस राज्य को 4013 करोड़ रुपए फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया है नाबार्ड ने। तो नाबार्ड के थ्रू दिया गया ये सबसे हाईएस्ट फाइनेंशियल असिस्टेंट है 4013 करोड़ रुपए। और ये किस राज्य को दिया गया है, तो ये दिया गया उड़ीसा राज्य को। याद रखना किसको दिया गया है, उड़ीसा राज्य को दिया गया है और ये हाईएस्ट है, ठीक है। और उड़ीसा राज्य को अब तक लगभग 32,100 करोड़ रुपए दिए जा चुके हैं रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड के लॉन्च होने के बाद, इसके स्थापना के बाद। ये जो रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड है, इसकी स्थापना के बाद अभी तक लगभग 32,100 करोड़ रुपए दिए जा चुके हैं उड़ीसा को। देखो यहाँ पर नाबार्ड एलोकेट RS मतलब रुपीस 4013 करोड़ रुपए फाइनेंशियल असिस्टेंट टू उड़ीसा। नाबार्ड ने 4013 करोड़ रुपए दिए हैं, फाइनेंशियल असिस्टेंट दिया है किसको, उड़ीसा को। तो ये पूरा वही लिखा हुआ है, हाईएस्ट इन इंडिया, ये याद रखना, सबसे ज़्यादा उड़ीसा को दिया है, ये भी बता चुका हूँ। टोटल सैंक्शन अब तक कितना हो चुका है, 32,100 करोड़ रुपए उड़ीसा के लिए। जब से रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड की स्थापना हुई है तब से लेके अभी तक लगभग 32,100 करोड़ दिए जा चुके हैं, जो सबसे हाईएस्ट है, ठीक है। अब ये जो रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड है, इसको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड सेक्टर, सोशल सेक्टर और रूरल कनेक्टिविटीज़। 3 सेक्टर इसके अंदर आते हैं रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड के अंदर में। क्लियर है। नेक्स्ट बात करते हैं, उन्नति क्रेडिट कार्ड फॉर फार्मर वाज फर्स्ट लॉन्च, ठीक है। उन्नति क्रेडिट कार्ड फॉर फार्मर वाज फर्स्ट लॉन्च, कहाँ पर लॉन्च किया गया था ये, तो उन्नति क्रेडिट कार्ड फार्मर के लिए सबसे पहले लॉन्च किया गया था कर्नाटका राज्य के अंदर। और ये जो था ना, ये बैंक ऑफ बड़ौदा और क्रेडिट एआई, ये बैंक ऑफ बड़ौदा फाइनेंशियल सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड और क्रेडिट एआई, इन दोनों की पार्टनरशिप हुई, इन दोनों की पार्टनरशिप के थ्रू। और ये जो क्रेडिट एआई है ना, ये फाइनेंशियल कंपनी है, सिंगापुर और बेंगलुरु बेस्ड है, ठीक है। और जो बैंक ऑफ बड़ौदा का ये एक सब्सिडाइज ऑर्गेनाइजेशन है, बैंक ऑफ बड़ौदा फाइनेंशियल सॉल्यूशन लिमिटेड, इन दोनों की पार्टनरशिप से ही क्या किया था, उन्नति क्रेडिट कार्ड जो है लॉन्च किया गया था। और ये सबसे पहले लॉन्च किया गया था कर्नाटक स्टेट में, ठीक है। तो इसके बारे में भी देख लो, जो मैंने बोला है वो सारा यहाँ पे लिखा हुआ है। तो बैंक ऑफ बड़ौदा फाइनेंशियल सॉल्यूशन लिमिटेड, ये क्या है, बैंक ऑफ बड़ौदा फाइनेंशियल सॉल्यूशन लिमिटेड, ये सब्सिडरी ऑफ बैंक ऑफ बड़ौदा, ये बैंक ऑफ बड़ौदा का सब्सिडाइज ऑर्गेनाइजेशन बोल सकते हो। इनकी पार्टनरशिप किसके, क्रेडिट एआई के साथ। क्रेडिट एआई क्या है, फिनटेक प्राइवेट लिमिटेड, मतलब फाइनेंशियल कंपनी है। सिंगापुर और बेंगलोर बेस्ड जो फार्मर है, सिंगापुर बेंगलोर फाइनेंस फार्मर डिजिटलाइजेशन एंड क्रेडिट स्कोर कंपनी है। इन्होंने लॉन्च किया उन्नति कॉन्टेक्टलेस को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड वीजा नेटवर्क प्लेटफॉर्म एक्सक्लूसिवली फॉर फाइनेंस, मतलब टोटली फार्मर्स के लिए किया गया है। और उन्नति क्रेडिट कार्ड वाज फर्स्ट लॉन्च इन कर्नाटका, उसके बाद पूरे इंडिया में ये कर दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम इंडियन पोटास लिमिटेड, इंक्ड, ठीक है, PLI की बात हो रही है, PLI या IPL, PLI नहीं, IPL, इंडियन पोटास लिमिटेड, IPL, इंडियन पोटास लिमिटेड। IPL का आप देखते हो ना, फर्टिलाइजर आता है बोरी के ऊपर, जो कट्टा होता है, जो 45 kg की बोरी होती है, उस पर लिखा होता है IPL। तो इंडियन पोटास लिमिटेड इंक, उन्होंने MOU साइन किया था किसके साथ, इजराइल केमिकल कंपनी जो है उसके साथ, किसके लिए, म्यूरेट ऑफ पोटास सप्लाई के लिए। कितने साल के लिए पूछा गया यहाँ पर कि इंडियन पोटास लिमिटेड MOU साइन विद द इजराइल केमिकल लिमिटेड फॉर म्यूरेट ऑफ पोटास सप्लाई फॉर, कब तक के लिए, तो 5 सालों के लिए यहाँ पर MOU साइन हुआ दोनों के बीच में। और हर साल लगभग 6 से लेके 6.5 लाख मेट्रिक टन जो है, हर साल इतना जो है वो पोटास सप्लाई करेगा। इन दोनों के बीच में जो MOU साइन हुआ वो इसी के लिए हुआ कि हर साल 6 से लेके 6.5 लाख मेट्रिक टन जो है सप्लाई करना है। यही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। इन दोनों के बीच में MOU साइन हुआ। और MOU में क्या चीज़ थी, म्यूरेट ऑफ पोटास के लिए 2022 से 2027 तक 5 साल के लिए MOU साइन हुआ। और विथ ए ईयरली क्वांटिटी कितनी, 6 से लेके 6.5 लाख मेट्रिक टन जो है यहाँ पर सप्लाई होगी, ठीक है। यही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है जो हमने बताई है। नेक्स्ट बात करते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर में ग्रोथ हुई है बाय 11%
ये कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट, इसका मतलब क्या है, CAGI मतलब कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट ड्यूरिंग 2015 से 2020 तक अकॉर्डिंग टू विच रिपोर्ट, किस रिपोर्ट के अनुसार 2015 से 2020 तक कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट 11% रहा है एग्रीकल्चर सेक्टर का। तो ये जो रिपोर्ट है वो ये है, इनोवेशन इन एग्रीकल्चर एंड रूरल इकोनॉमिक रिपोर्ट, इनोवेशन एंड इंडियाज रूरल इकोनॉमी रिपोर्ट। इस रिपोर्ट के अनुसार जो है 11% की कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट देखी गई है एग्रीकल्चर सेक्टर की, कितने सालों में, 5 सालों में, 2015 से 2020 में। ठीक है, यहाँ पे ये पूरा लिखा हुआ है। एग्रीकल्चर सेक्टर्स ग्रो बाय 11% CAGR ड्यूरिंग द 2015 से 2020 इनोवेशन इन इंडिया रूरल इकोनॉमिक रिपोर्ट के अनुसार, ये चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। ठीक है, सारी चीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंडियन एग्रीकल्चर टुवार्ड्स 2030 बुक लॉन्च बाई। ठीक है, इंडियन एग्रीकल्चर टुवार्ड्स 2030 ये बुक जो है लॉन्च की गई है। ये लॉन्च की गई किसके द्वारा, ये रिलीज की गई है नरेंद्र सिंह तोमर जो हमारे यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर है, उन्होंने इसको रिलीज किया है। लेकिन ये लॉन्च किसके द्वारा की गई है, तो याद रखना फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन और नीति आयोग, इन दोनों के। तो बोथ ए एंड बी दोनों ऑप्शंस करेक्ट होगा। तो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन और नीति आयोग, इन दोनों ने इस बुक को लॉन्च किया है। इस बुक को रिलीज किसने किया गया है, रिलीज किया है हमारे यूनियन कैपिटल मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर साहब ने। और इस बुक को पब्लिश किसने किया है, तो स्प्रिंजर पब्लिकेशन के थ्रू इसको पब्लिश किया गया है। देखिए इसकी पूरी कहानी, क्वेश्चन आ सकता है। द यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर नरेंद्र सिंह तोमर रिलीज ए बुक टाइटल इंडियन एग्रीकल्चर टुवार्ड 2030 पाथवे ऑफ इनहेंसिंग द फार्मर। इनकम कैसे बढ़ेगी, न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी कैसे बढ़ेगी, उनकी सस्टेनेबल फूड एंड फार्म सिस्टम होगा। इस इवेंट में ये सारी चीज़ें बताई गई है। पब्लिश इसके द्वारा किया गया है, तो स्प्रिंजर पब्लिकेशन के थ्रू इस बुक को पब्लिश किया गया है। याद रखना पब्लिकेशन कौन सा है, स्प्रिंजर। बुक का नाम क्या है, एग्रीकल्चर। ठीक है, इंडियन एग्रीकल्चर टुवार्ड 2030। और किसके द्वारा, द इवेंट वाज ऑर्गेनाइज नीति आयोग और फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन फॉर द यूनाइटेड स्टेट्स। द बुक किसके द्वारा एडिटर कौन है, इसको एडिट किसने किया है, ये याद रखना रमेश चंद, प्रमोद जोशी और श्याम खड़का। पूछ ले आपको कि लेखक कौन है, एडिटर कौन है, तो इनका नाम जरूर लेना है, ये याद रखना। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। किसके द्वारा लॉन्च किया गया, तो नीति आयोग और फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। किसके द्वारा, मतलब विमोचन या जो रिलीज किसने किया इस बुक को, तो नरेंद्र सिंह तोमर साहब यूनियन मिनिस्टर। एडिटर कौन है, रमेश चंद, प्रमोद जोशी और श्याम खड़का। चलिए, ट्रेलिस स्ट्रक्चर विच वाज सीन इन द न्यूज इज एसोसिएटेड विथ। जो ट्रेलिस स्ट्रक्चर है वो न्यूज में देखा गया, अब हाल फिलहाल में इसको काफी ज्यादा इसकी चर्चाएं हुई न्यूज में ट्रेलिस स्ट्रक्चर की। ये किससे संबंधित है, किससे रिलेटेड है, तो ट्रेलिस स्ट्रक्चर हमारे एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। ट्रेलिस स्ट्रक्चर का मतलब होता है इसमें 4 बंबू पिलर होते हैं इस तरीके से। 3D स्ट्रक्चर तो नहीं बना सकता, 4 बंबू पिलर होते हैं, इनको रस्सियों से इस तरीके से बांध देते हैं। और यहाँ पर क्या होता है, क्रीपिंग टाइप जो प्लांट्स होते हैं वो यहाँ पर लगते हैं। ठीक है, जनरली अपन ने किस में देखा, ग्रेप्स के अंदर, है ना। ग्रेप्स के अंदर ट्रेलिस होता है ना, उसमें परगोला होता है, कॉर्डन होता है, ट्रेलिस सिस्टम होता है। तो फूड फ्लावर वगैरह ये सारे लगते हैं। इसका फायदा क्या है, इसमें जो बोलते हैं ना, जो सड़न है, सड़ने करने की जो समस्या है वो कम हो जाती है। ठीक है, जो लिखा है वो मैंने पहले ही आपको समझा दिया, ये सारी चीज़ें यहाँ लिखी है। ठीक है, इस तरीके से बम्बू टाइप स्ट्रक्चर्स होते हैं और ऊपर ये रस्सी से बंधा हुआ रहता है और यहाँ पर क्रीपिंग टाइप जो होते हैं प्लांट वो लगाए जाते हैं। ये देखो, ट्रेलिस स्ट्रक्चर प्रिपेयर्ड यूजिंग 4 पिलर, 4 पिलर होते हैं, बम्बू पोल्स होते हैं एंड रस्सी होती है। 20 डेसिबल ऑफ लेंथ, क्या है ना। क्रीपर ग्रो वर्टिकली, यहाँ पर क्रीपर टाइप के जो प्लांट होते हैं वो वर्टिकली ऊपर जाते हैं। ट्रेलिस सिस्टम्स, चांसेस ऑफ स्टेम्स एंड फ्लावर एंड फ्रूट गेटिंग रोटन वेरी लेस। तो जो चांस होते हैं स्टेम्स के, फ्लावर के, फ्रूट के सड़ने के वो काफ़ी कम होते हैं इस सिस्टम के अंदर। और ज़्यादातर ये उड़ीसा के गाँव में जनरली इनको देखा गया है। हाउ मेनी वुमन वर अवार्डेड नारी शक्ति पुरस्कार। जो नारी शक्ति पुरस्कार है वो कितने वुमेन्स को दिया गया है 2021 में। देखो टोटल जो है, प्रेसिडेंट जो हमारे राष्ट्रपति हैं, प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद साहब ने 2020 में भी दिया है और 2021 में भी दिया है। टोटल दिया है 28 को, तो 2020 में 14 को दिया था और 2021 में 14 को दिया है, तो आंसर आ जाएगा 14। ठीक है, तो जो नारी शक्ति अवार्ड है, ठीक है, नारी शक्ति जो अवार्ड है वो टोटल जो है 29 लोगों को दिया गया है
याद रखना, ये देखा क्या है 1 मिनट। टोटल जो है 29 आउटस्टैंडिंग वुमेन अचीवर फॉर देयर एक्सेप्शनल वर्क टुवर्ड द वुमेन इन पावर स्पेशली इन मार्जिनलाइज्ड एंड वर्नरेबल वुमेन्स। तो ओवरऑल जो है 28 अवार्ड्स यहाँ पर दिए गए हैं, 14 अवार्ड जो दिए गए हैं ईच फॉर द ईयर 2020 और 2021। 2020 के लिए 14 अवार्ड, 2021 के लिए 14 अवार्ड दिए गए हैं। तो आंसर क्या आ जाएगा 14। नेक्स्ट जो है कैंपेन फॉर अर्बन फार्मिंग इज इनिशिएटिव ऑफ विच स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी। तो अर्बन फार्मिंग का एक कैंपेन चलाया गया है, वो किस राज्य में या किस केंद्र शासित प्रदेश में चलाया गया है? तो वो चलाया गया है न्यू दिल्ली के अंदर। देखो अर्बन फार्मिंग का सिस्टम कहाँ पर चलाया जाएगा? जहाँ पर इन्वायरमेंट को बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करना है, पोल्यूशन को कंट्रोल करना है। तो आपने देखा ये दिल्ली की हालत क्या है, पोल्यूशन में सब पे टॉप पर है, सबसे ज़्यादा पोल्यूटेड सिटी है। तो वहाँ पर ही ये इनिशिएटिव चलाया गया है अर्बन फार्मिंग का, जो आप देख सकते हो इस तरीके की अर्बन फार्मिंग। और अर्बन फार्मिंग न्यू दिल्ली में है। और ये किस डिपार्टमेंट के थ्रू? तो जो हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट है वो नोडल डिपार्टमेंट है इस कैंपेन का, याद रखना। हॉर्टिकल्चर जो है नोडल डिपार्टमेंट है इस कैंपेन का। तो दिल्ली गवर्नमेंट इज सेटअप लॉन्च ए मेगा कैंपेन फॉर अर्बन फार्मिंग। ठीक है, पूरा राउंड टेबल्स कॉन्फ्रेंस हुई थी, डिस्कस हुआ था फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शंस। अब यहाँ पे इसका जो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए, ठीक है, और इसकी जो नोडल डिपार्टमेंट कौन रहेगा? वो हॉर्टिकल्चर रहेगा। चलिए नेक्स्ट, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज इनॉग्रेट इंडियाज लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्रोजेक्ट। भारत का सबसे बड़ा सोलर पावर प्रोजेक्ट जो है किस राज्य ने इनॉग्रेट किया, किस राज्य में इनॉग्रेट किया गया? तो वो जो राज्य है कौन सा? हमारा तमिलनाडु। तमिलनाडु के अंदर सबसे बड़ा, ठीक है, इंडिया का सबसे बड़ा फ्लोटिंग तैरता हुआ सोलर जो है पावर प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया। और इसकी कॉस्ट लगभग कितनी? 150 करोड़ रुपए के आसपास है। तो जो यहाँ के सीएम हैं MK स्टालिन, उन्होंने इसको इनॉग्रेट किया था, याद रखना। तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री हैं MK स्टालिन, उन्होंने इंडिया का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट जो है इनॉग्रेट किया। और इसकी कॉस्ट लगभग कितनी है? 150.4 करोड़ रुपीज़, 150.4 करोड़ रुपीज़ इसकी लागत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंडियन सिटी रिलीज ए क्लाइमेट एक्शन प्लान एंड लेट डाउन 30-year रोड मैप टू टेकल चैलेंजेस ऑफ क्लाइमेट चेंज। कौन सी भारत की ऐसी कौन सी सिटी है जिसने क्लाइमेट एक्शन प्लान को क्या किया है? रिलीज किया है। और लगभग 30 साल का उन्होंने रोड मैप बनाया है क्लाइमेट चेंज के जो चैलेंजेस है उसको हैंडल करने के लिए, टैकल करने के लिए। डायग्राम में आपको दिख गया होगा, यहाँ पे मुंबई लिखा है, ठीक है। तो आंसर क्या है? यहाँ पे मुंबई है। उन्होंने क्लाइमेट एक्शन प्लान रिलीज किया है और लगभग 30 साल का इन्होंने रोड मैप तैयार किया है। और ये इन्होंने किसके सपोर्ट से किया है? तो इन्होंने सपोर्ट लिया है यहाँ पर वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट का, ठीक है। तो मुंबई क्लाइमेट एक्शन प्लान रिलीज रिसेंटली लेट डाउन दी 30-year रोड मैप फॉर सिटी टू टैकल चैलेंजेस ऑफ क्लाइमेट चेंज, ये हमने समझ लिया। एक है ब्रिहन मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन प्रिपेयर्ड द प्लान विद द टेक्निकल सपोर्ट, किसके सपोर्ट से? वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट। ये इंस्टीट्यूट 1982 में इस्टेब्लिश हुआ और ये इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? वाशिंगटन DC में, USA, वहाँ पर इसका हेडक्वार्टर है। तो वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट है, ये 1982 में बना है, वाशिंगटन DC USA में ये है। उसके सपोर्ट से ये प्लान पूरा बनाया गया है। और ये जो प्लान है शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म क्लाइमेट गोल्स को ध्यान में रख के बनाया गया है। और 2050 तक जो है नेट जीरो जो कार्बन इमिशन है उसका टारगेट इन्होंने रखा है मुंबई के अंदर। इंडिया की बात करें तो 2070 रखा गया है, ठीक है। एज पर दी फाइनेंशियल एस्टिमेट ऑफ 2020 का जो फाइनल एस्टिमेट एरिया एंड प्रोडक्शन ऑफ हॉर्टिकल्चर क्रॉप, व्हाट इज द टोटल प्रोडक्शन ऑफ 2020-21। तो 2020-21 का जो हॉर्टिकल्चर का फाइनल एस्टिमेट था वो उसमें जो है टोटल प्रोडक्शन कितना हुआ है? तो टोटल प्रोडक्शन उसमें हुआ है 334.60 मिलियन टन। याद रखना ये फाइनल एस्टिमेट है 2021 का, ठीक है। उसमें 334.60 मिलियन टन जो है प्रोडक्शन रहा है हॉर्टिकल्चर का। समझिए यहाँ पर आपको जो है फाइनल एस्टिमेट देखना 19-20 का। 19-20 का जो फाइनल एस्टिमेट कितना है? फाइनल एस्टिमेट 19-20 का कितना रहा है? यहाँ पर 320.47। 2020-21 का जो फाइनल एस्टिमेट कितना रहा है? 334.60। और 2021-22 का फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट
ये फर्स्ट है 333.25, इसका सेकंड भी आएगा और फाइनल भी आएगा। तो इसका हमें फाइनल याद रखना है, एग्जाम के पहले अगर फाइनल आ जाता है तो फाइनल, या फिर उसके पहले जो भी रहेगा, थर्ड रहेगा, फोर्थ रहेगा, जो भी फाइनल एस्टिमेट, एडवांस एस्टिमेट रहेगा उसको हमें देखना है। तो आगे वाले मंथ में वो भी हम डिस्कस करेंगे जब वो रिलीज हो जाएगा। तो 2019-20 का 320 था, 2021-22 का जो एरिया आप देख सकते हो इतना था और प्रोडक्शन इतना था। ठीक है। नेक्स्ट जो है, कैबिनेट अप्रूव एक्सटेंशन ऑफ प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना फॉर अनदर 6 मंथ फ्रॉम, 6 महीने के लिए फिर से जो है पीएम जो है गरीब कल्याण योजना है वो बढ़ा दी गई है। आपको पता होगा 2020 में ये योजना जो है अप्रैल में ये शुरू हुई थी, है ना, लॉकडाउन के समय से, और फ्री में जो है 5 केजी तक इनको अनाज दिया जा रहा था। गरीब कल्याण योजना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 5 किलो तक जो है अनाज फ्री में दिया जा रहा था। अप्रैल में ये शुरू हुई थी। तो ये लगभग इसके जो है 5 फेज पूरे हो चुके हैं और छठा फेज इसका फिर से गवर्नमेंट ने बोला छठे फेज में कि 6 महीने तक इसको और बढ़ा दो। 5 फेज इसके पूरे हो चुके हैं, छठे फेज में बढ़ा दो। तो कब से कब तक इन्होंने बोला, अप्रैल से सितंबर तक और बढ़ा दो 2022, अप्रैल से सितंबर 2022, 6 महीने के लिए और बढ़ा दी गई। तो अप्रैल से लेकर सितंबर 2022 तक इसको और बढ़ा दिया गया है। और कौन सा फेज है, तो ये छठा फेज है, याद रखना। 5 फेज इसके कंप्लीट हो चुके हैं, समझिए। आइए देखो, कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है, बढ़ा दिया है, एक्सटेंशन कर दिया है इस योजना को। ठीक है, ये हम देख चुके हैं, यहाँ पर सितंबर तक इसको बढ़ा दिया है। 5 फेज इसके, छठा फेज इसका और बढ़ा दिया गया है। देखो, फेज 5th ऑफ स्कीम वाज इनटू मार्च 2022 में 5वां फेज खत्म हो चुका है। मार्च 2022 में 5वां फेज इसका पूरा हो चुका था, इसलिए इस योजना को आगे और बढ़ा दिया गया है। इसको इम्प्लीमेंट किया गया था अप्रैल 2020 से। लार्जेस्ट फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम इन द वर्ल्ड, वर्ल्ड का सबसे बड़ा फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम था ये। अप्रैल 2020 में इसको शुरू किया गया था और 5 फेज तक, जो 5 फेज हुए हैं मार्च 2022 तक, लगभग 2.60 लाख करोड़ रुपए इसमें लगा दिए गए हैं। और जो अगले 6 महीने हैं अप्रैल टू सितंबर तक, उसमें 80 करोड़ रुपए और इसमें गवर्नमेंट लगाएगी। 2022 तक टोटल इसमें कितने पैसे लग चुके हैं, तो 3.40 लाख करोड़ रुपए टोटल अभी तक लग जाएंगे सितंबर तक। ठीक है, लग चुके हैं। 80 करोड़ जो है बेनिफिशरीज को यहाँ पर भारत के अंदर इसका फायदा मिला है टोटल। ठीक है, ये चीज आपको समझना है। तो बढ़ा दिया गया है, कब से कब तक बढ़ा दिया है ये मैंने बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू यूज क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन इंडेक्स। तो क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन इंडेक्स की बात करें तो तेलंगाना ने जो है क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन इंडेक्स जो है यूज किया है सबसे पहली बार। क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन इंडेक्स क्या है, मतलब यहाँ पर लगभग 10 क्रॉप की 77 वेराइटीज को यहाँ पर ग्रो किया गया है और उसमें मोस्टली क्या है, ग्रेन है। तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे डाइवर्सिफिकेशन हो गया क्रॉप का। क्या है इंडेक्स, विल सर्व एज ए बेस्ट फ्यूचर क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन इन दी स्टेट। तो लगभग 10 क्रॉप की 77 अलग अलग वेराइटीज और मोस्टली इसमें ग्रेन क्रॉप की वेराइटीज हैं, उनको यहाँ पर ग्रो किया गया है। ग्रो किया मतलब अलग अलग वेराइटीज है, अलग अलग क्रॉप की 77 वेराइटीज है, तो डाइवर्सिफिकेशन हो गया। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब क्या होता है कि कोई एक क्रॉप ना लगाकर बहुत सारी क्रॉप लगाना। ठीक है, जैसे ये डाइवर्सिफिकेशन, ए क्रॉप हो गई, बी हो गई, सी हो गई, डी हो गई, ई हो गई, एफ हो गई, अलग अलग क्रॉप, ताकि क्या हो, रिस्क को कम किया जा सके और इनकम जो है उनको बढ़ाया जा सके या डेली बेसिस इनकम उनको मिल सके। 2022 में इंटरनेशनल फॉरेस्ट डे की थीम क्या थी। 2022 में वर्ल्ड फॉरेस्ट डे, वर्ल्ड फॉरेस्ट डे कब मनाया जाता है, 21 मार्च को, याद रखना 21 मार्च को मनाया जाता है वर्ल्ड फॉरेस्ट डे। और उसकी थीम 2022 में क्या थी, तो उसकी थीम थी फॉरेस्ट एंड सस्टेनेबल प्रोडक्शन एंड कंजप्शन, ये 2022 की थीम थी। और 21 मार्च को हम वर्ल्ड फॉरेस्ट डे मनाते हैं। ये वर्ल्ड फॉरेस्ट डे की थीम की बात करें तो थीम थी सस्टेनेबल प्रोडक्शन एंड कंजप्शन, इसकी थीम थी, और ये 21 मार्च को हम हर साल मनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे एंड ये लास्ट क्वेश्चन होगा, व्हाट इज द स्लोगन ऑफ वर्ल्ड वाटर डे। वर्ल्ड वाटर डे कब मनाते हैं, वर्ल्ड वाटर डे मनाते हैं हम 22 मार्च को। ठीक है, 22 मार्च को वर्ल्ड वाटर डे मनाते हैं। और इसकी थीम की बात करें 2022 में इसकी थीम क्या थी, थीम 2022 में इसकी थीम थी ये ग्राउंड वाटर मेकिंग द इनविजिबल विजिबल, ये इसकी क्या थी, थीम थी। स्लोगन की बात करें
तो स्लोगन क्या था? स्लोगन था इसका ये। तो इस क्वेश्चन का आंसर तो हो गया ये, ठीक है। वी मस्ट ज्वाइन हैंड एंड सेव वाटर, ये स्लोगन था। थीम थी ग्राउंड वाटर, ये थीम थी, ठीक है। और वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे, बात करें हम वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे की बात करें तो ये 23 मार्च को मनाया जाता है, ठीक है, याद रखना 23 मार्च को वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे मनाते हैं, ठीक है। 2 मार्च को हम सेलिब्रेट करते हैं, ये लिखा है ग्राउंड वाटर। स्लोगन क्या था? वी मस्ट ज्वाइन हैंड एंड सेव वाटर, क्लियर है। तो ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की। मार्च के जितने क्वेश्चंस बन सकते थे और जितना भी करंट अफेयर बन सकता था एग्रीकल्चर से रिलेटेड, एग्रीकल्चर के साथ हमने जनरल पार्ट भी डिस्कस किया। जितनी भी चीज़ें हैं सारी हमने डिस्कस की। तो आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा, और अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें। जनरली मैं कहता नहीं हूँ, बट अगर मेहनत आपको दिख रही है, कंटेंट अच्छा है तो प्लीज़ सपोर्ट करें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।